नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज बंगाल में एक बार फिर जबरदस्त संग्राम होने वाला है। बंगाल की सड़कों पर दीदी और शाह का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह आज झारग्राम और रानीबांध में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो मुख्यमंत्री दीदी पुरुलिया और बांकुरा में दम दिखाएंगी। इससे पहले कल बीजेपी ने 4 सिटिंग सांसदों पर दांव खेल दिया है। 4 सांसदों, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको विधायकी का टिकट दिया गया है। बीजेपी का सबसे बड़ा प्रयोग, सांसदों को टिकट, मास्टर स्ट्रोक। बंगाल पॉलिटिक्स में इसका क्या असर होगा, इसका आज खास तौर पर विश्लेषण करेंगे। साथ ही आज ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ससुराल वालों को सीबीआई ने बुलाया है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि बीजेपी ने अपने 4 सिटिंग सांसदों को, सिटिंग एमपीज को टिकट दे दिया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, निशित प्रमाणिक और स्वप्न दास गुप्ता, जो कि सिटिंग सांसद हैं, वो बीजेपी की तरफ से विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं, टॉलीगंज से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। लॉकेट चटर्जी हुगली से सांसद हैं, चुनचुड़ा से दीदी को चुनौती देंगी। स्वप्न दास गुप्ता, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से, उन्हें बीजेपी ने तारकेश्वर विधानसभा से टिकट दे दिया है। जबकि निशित प्रमाणिक, जो कि कूच बिहार से सांसद हैं, उन्हें दिनहाटा से टिकट दिया गया है। निशित प्रमाणिक का जन्म भी दिनहाटा में ही हुआ है। तो ये वो 4 भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज हैं, सिटिंग सांसद हैं, जिन्हें विधायकी का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़वा रही है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, टीएमसी के तेज तर्रार नेता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, कितना कुछ दांव पर है भारतीय जनता पार्टी का इस बार बंगाल में, इससे यह पता चलता है 4 सिटिंग सांसदों को आप लोग विधायक बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय दिलाने के लिए और जिन तकलीफों से बंगाल घिरा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए और जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब वो। प्रियंका टिब्रेवाल जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम इस दिक्कत को दुरुस्त करा लेते हैं और उसके बाद आपके पास आते हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, इस पर आपका एक रिएक्शन। 4 सिटिंग एमपीज भारतीय जनता पार्टी के मैदान में कैसे लेंगे टक्कर? आप खुद कह दिया कि 4 लोकसभा के 3 सांसद, एक राज्यसभा के सांसद विधानसभा में विधायकी का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समझने की जरूरत है कि इनके पास विधानसभा भेजने के लिए कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं मिल रहा है, जो कि घूम फिर के इनको सांसद को ही लाके खड़ा करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ तो टक्कर समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रही कि एक सांसद भी रहेगा, मंत्री भी रहेगा, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, उसके बाद आके विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेंगे। खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन जिन लोगों को आपने विधायकी का टिकट दिया है, उनका मुकाबला सांसदों से होने जा रहा है, तो दिक्कत और बढ़ नहीं जाएगी? ज्यादा रुतबे वाले, ज्यादा प्रभुत्व वाले नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है आपके कैंडिडेट्स के खिलाफ, ये भी तो देखिए। मैं तो वही कह रहा हूं कि इनके पास विधायकी के लिए कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा होगा, इसलिए उनको वहां से लाना पड़ रहा है कि चलो भाई, तुम सांसद हो, तुम्हारे पास में कुछ, तुम्हारा नाम कुछ है, तुम मंत्री हो, इसलिए यहाँ पे लड़ो, हो सकता है कुछ वोट ज्यादा मिल जाए। जीतने की तो संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना फिर कह रहा हूं, इनके पास अब प्रत्याशी का जो रूप देखने को मिला, समझ में आ रहा है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए सांसदों को लाके खड़ा करना चाह रहे। लेकिन फिर यहाँ पे कहेंगे, टक्कर की बात कही, आज एक ममता बनर्जी के टक्कर पे मैं समझता हूं, उसके विधानसभा 294 में वो जिस तरह से दौड़ेगी, घूमेगी और प्रचार करेंगी, मैं समझता हूं उसके टक्कर के सामने ना कोई टिका है और ना आने वाले दिनों में मैं समझ रहा टिकेगा। उनके साथ जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
ये तो साबित 2 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा सिनेरियो पिक्चर, सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। खालिद अब्दुल्ला साहब बने रहिए आप हमारे साथ, इस पर देखिए और आगे भी बातचीत होगी। इसलिए इन तमाम सीटों का जो गणित है वो समझना और अपने दर्शकों को समझाना जरूरी है, ताकि ये डिस्कशन क्यों हो रहा है ये भी समझ में आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जिन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उनकी विधानसभा सीट का वोट गणित क्या है, ये बीजेपी के फेवर में कितना दिखता है, बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, क्या फायदा होने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। ये अगर सवाल जब हम इसका जवाब तलाशते हैं तो उससे पहले गणित समझना जरूरी है। मैदान में बीजेपी के 4 सांसद हैं। दिनहाटा विधानसभा का सबसे पहले जिक्र करते हैं, जहां से निशित प्रमाणिक को, जो कि कूच बिहार से सांसद हैं, इन्हें टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और दिनहाटा विधानसभा का अगर आप गणित देखेंगे तो एससी वोटर्स 41%, एसटी वोटर 0.4% और मुस्लिम वोटर्स 32% यहां पर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद कर रही है कि इस सीट से अगर निशित प्रमाणिक लड़ते हैं तो इससे पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि इलाके में राजवंशी समुदाय की संख्या ज्यादा है और इसी फायदे की उम्मीद में निशित प्रमाणिक, जो कि कूच बिहार से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में कूच बिहार से पहुंचे थे, उन्हें यहां से विधायकी का टिकट दिया गया है। इन्हें विधायक बनाने की कोशिश होगी। तो ये बीजेपी के 4 सांसद जिन्हें इस बार विधानसभा चुनावों में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी हम सीटों का गणित आपको समझा रहे हैं ताकि इस फैसले के पीछे की वजह जो है वो सामने आ सके। इसके अलावा टॉलीगंज विधानसभा, बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं बीजेपी के, उनकी सीट पर जो गणित है वो समझिए। एससी कैंडिडेट्स 4%, मुस्लिम कैंडिडेट 4%। और टॉलीगंज विधानसभा में बाबुल सुप्रियो के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह सीट पिछले 3 बार से टीएमसी के पास रही है। 3 बार से यहां पर टीएमसी का कैंडिडेट लगातार जीत रहा है, इसलिए बाबुल सुप्रियो के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैदान में बीजेपी के 4 सांसद, तीसरे सांसद स्वप्न दास गुप्ता जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, इनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते हैं, बड़ा चेहरा है। लेकिन तारकेश्वर विधानसभा सीट का गणित समझिए। एससी वोटर्स जो हैं वो 27%, एसटी वोटर्स 5% और मुस्लिम वोटर्स 10% यहां पर इस सीट पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इनका चुनाव किया है, क्योंकि इस सीट पर लग रहा है बीजेपी कि बीजेपी का कमल खिल सकता है। वहीं लॉकेट चैटर्जी जो कि सांसद हैं हुगली से, इनको भी विधानसभा मैदान में उतार दिया गया है, चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। चुनचुड़ा विधानसभा सीट से इनको टिकट दिया गया है, लॉकेट चैटर्जी को मैदान में उतारा गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महासचिव हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है बंगाल की सियासत से जुड़ा हुआ। और चुनचुड़ा विधानसभा का जो गणित है वो ये है कि एससी वोटर्स 22%, एसटी वोटर्स 4% और मुस्लिम वोटर्स 7%। तो लॉकेट चैटर्जी को भी मैदान में उतार दिया गया है और कुल मिलाकर 4 सांसद, 3 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के इस बार चुनावी मैदान में होंगे। और टीवी9 इलेक्शन इंटेलिजेंस एंड रिसर्च विंग ने यह डेटा तैयार किया है, यह भी हम आपको बता दें। हमारे साथ इस वक्त गौतम लाहिड़ी साहब भी मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है जब सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है? कैसे देखेंगे आप इसे? समीर जी, बहुत ही अच्छे सवाल है। मैं सबसे पहले बताऊं, संसद के बारे में आने के पहले मैं बोल रहा हूं जो टिकट कल दिया गया है इसमें छोटी सी रणनीति है बीजेपी का। हाँ। एक चीज का चर्चा नहीं हो रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि जो अलीपुर द्वार से जो अशोक लहरी, भले वो एक लहरी है, इसलिए तो हम खुश है। दूसरी बात है कि वो जाने माने अर्थशास्त्रविद है, एडीबी में रहा है, फिलहाल वो 15 फाइनेंस कमीशन का मेंबर भी है। कारण ये है कि जैसे ममता बनर्जी अमित मिश्र को लेके आए थे फिक्की से, ऐसे एक इकोनॉमिक्स को लेके आने का मतलब है एक चेहरा देने का भाजपा कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सरकार बने तो हमें वित्त मंत्री एक मिस्टर लाहिड़ी हो सकते हैं। दूसरी बात है, जो आप सांसदों का बात कर रहे हैं, सांसदों का बात इसलिए है कि उसी सांसद ने उसी
एरिया में, और जो एरिया में लड़े भी नहीं है, उसका एक चेहरा बड़ा है, हेवी वेट है। इसके कारण ये भी एक है कि दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैंने कल आपका कैलाश विजयवर्गीय का फाइट भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक कैसे चेहरा लेंगे बंगाल का मंत्रिमंडल, उसका एक चेहरा देने का कोशिश है। भाजपा बंगाल में कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण जो हेवी वेट लेके आ रहे हैं, आज जाकी जो जगह है सारी जगह तृणमूल का गढ़ है। जैसे काली ममता टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में कहा था मैं भी लड़ सकती हूँ उस सीट से, तो इतना भी सेफेस्ट सीट है टालीगंज, तो वहां पे लड़ने के लिए बाबुल सुप्रियो डेफिनेटली केंद्रीय मंत्री है, हेवी वेट है। तो टॉलीवुड जो इसको कहा जाता है, टॉलीवुड को नियंत्रण करते हैं वो आरोप विश्वास, तो ये भी बॉलीवुड को माने जाने एक टाइम का गायक भी थे। इसलिए एक लड़ाई बहुत दिलचस्प होगा। रिजल्ट क्या होगा बात की बात है, लेकिन इसके पीछे के पीछे एक रणनीति है, ये समझ। बिल्कुल गौतम लाडी साहब बने रहे और हमारे दो संवाददाता इस वक्त रास्ते में हैं, लेकिन हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या रणनीति आपको नजर आती है? जिस तरह से 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, क्या लगता है इससे मुकाबला और जोरदार हो गया है? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी इसको एकदम आर पार की लड़ाई मान के चल रही है, और वो सीटें खास तौर पर जहां पर लड़ाई टफ है, जैसे कि टॉलीगंज की मैं आपको एग्जांपल दूं। हाँ, टॉलीगंज वो उन 3-4 सीटों में से एक है जहां 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां बीजेपी तीसरे नंबर पे रही थी, वो सेकंड पोजीशन पर भी नहीं थी। बाकी जगहों पर अगर वो फर्स्ट पे नहीं थी तो सेकंड पोजीशन पे थी। लेकिन टॉलीगंज वहां से बाबुल सुप्रियो को उतार दिया है कि उनको लड़ना है, वो सीट उनको जीतनी है। तो ये जो कमजोर गढ़ हैं या चुनौती वाले गढ़ हैं, वहां हैवीवेट उतारे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी उनका, जो हमने कल कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा भी था, उनका ये भी कहना था कि कुछ उम्मीदवार इस हिसाब से भी उतारे हैं कि हमारी आने वाली सरकार के खांचे में वो फिट हो सकें, जिन्हें क्या जिम्मेदारियां देनी उस हिसाब से भी उतारे हैं हमने। तो ये दो विशेष वजह हैं जिनके नाते ये हैवीवेट उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। बिल्कुल, रविशंकर दत्ता का मैं रुख करूंगा यहां पर, क्योंकि रवि, आप ये टॉलीगंज में क्या परिस्थितियां उसको बखूबी समझते हैं? बाबुल सुप्रियो को यहां से मैदान में उतारा गया है और अरूप विश्वास तो टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं वो 3 बार यहां से जीत चुके हैं, मतलब चौथी बार वो चुनावी मैदान में है जीत की उम्मीद के साथ। तो ये सीट कितनी मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, दो चीज समीर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक है हमारा टॉलीगंज जो है वो ज़्यादातर जाने जाते हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। जितने भी सारे आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट फोरम अब 2 भाग में हिस्सों में बढ़ चुका है। एक है जो अरूप विश्वास चलाता है आर्टिस्ट फोरम, और दूसरा है जो ये पायल सरकार, अंजना बसु, हिरोन, ये जो है ये सब तृणमूल के खिलाफ चले गए कि उनके ये अरूप विश्वास और तृणमूल के वफादार नहीं थे, इसीलिए इन लोगों को काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए टॉलीगंज में एक ऐसा चेहरा चाहिए था, टॉलीगंज में एक ऐसा चेहरा चाहिए था समीर, जहां पे जो इन लोगों को नेतृत्व दे सके। और बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो स्टार है, तो टॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका अपना एक जगह है, स्टारों के साथ उनका एक कनेक्शन है। तो यहाँ पे ये टॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके जो अभी तृणमूल बीजेपी का जो लड़ाई चल रहा है, यहाँ पे कौन हिस्सेदारी किसका ज़्यादा होगा, इसको लेके लड़ाई है। और टॉलीगंज में बाकी राहुल सिन्हा टॉलीगंज में रहते हैं, लेकिन बीजेपी का, जैसे अभिषेक ने कहा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे बीजेपी। तो यहाँ से उभर के पहले नंबर पे आना या तो दूसरा नंबर पे आना या तो यहाँ से सीट जीतना, ये तृणमूल के लिए बड़ा चैलेंज है। और अरूप विश्वास एक ऐसा कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस के जिसके हाफ में अगर और कोई नहीं रहेगा तो टॉलीगंज जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए है बाबुल सुप्रियो। बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, प्रियंका जी ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी किल्लत हो गई है, विधानसभा चुनाव में लड़ाने के लिए बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, सांसदों को उतारना पड़ रहा है। पहले तो खालिद अब्दुल्ला साहब को मैं बता दूं कि ये इसमें कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं है या असंवैधानिक नहीं है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है जो आर्टिकल 101 और 102 में ये कहता है कि एक एमपी जो है वो एमएलए लड़ सकते हैं और उसके बाद
जीतने के बाद ये उनका डिसीजन रहता है, 2 महीने में वो डिसीजन करते हैं कि वो एमपी रहना चाहते हैं या एमएलए की तौर पे काम करना चाहते हैं। तो इसमें उनको दिक्कत कहाँ आ रही है मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि देखिए अनलाइक तृणमूल जो कह रही है कि उनके पास इतने कैंडिडेट हैं, भाई इतने कैंडिडेट थे तो भी तो आपने जेल रिटर्न कैंडिडेट्स को टिकट दिया। पिछले बार भी जेल से बैठ के उनको चुनाव लड़ाया था मदन मित्रा को, लेकिन वो हार गए थे, जबकि आपने कहा था कि इस बार आप किसी भी आरोपी को टिकट नहीं देंगे, फिर भी दिया। ये आपकी मजबूरी है। और हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनके ऊपर तो इतना सा भी कलंक का दाग नहीं है। दूसरी बात जो ये अभी कह रहे थे, देखिए इनका डर देखिए, भय देखिए, इन्होंने सब कुछ कोशिश करके देख लिया, शाम डाम दंड भेद, ममता बनर्जी ने सब कुछ आजमा करके देख लिया, लोगों को डराया धमकाया, कहा वोट नहीं देने देंगे, तृणमूल को वोट नहीं दिया तो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसा उनके पार्टी के लोग कहते हैं। फिर ममता बनर्जी ने लास्ट में हथियार यूज किया, व्हील चेयर, सिंपैथी, दया, करुणा। उन्होंने सोचा कि भाई पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो फिर एक बार मेरे झांसे में आ जाएगी, ये वो करती आई हैं। प्रियंका जी, यानी व्हील चेयर को भी आप चुनावी हथियार बता रही हैं, मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये आडंबर है, ये सोची समझी साजिश है। चोट उनको लगते ही उनके दिमाग में आ गया कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे राजनीतिक फायदा हो। देखिए मैं नहीं कहती, हमने तो अपनी सहानुभूति जताई थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन पर हमला हुआ ही नहीं, ये एक दुर्घटना थी, लेकिन उसको भी उन्होंने इनकैश करने की कोशिश की। तो कितने डरे हुए हैं, कितने भयभीत हैं, ये आप देखिए। अरे नंदीग्राम की जनता पर आरोप लगाया, उस जनता पर आरोप लगाया तो आपको देखने गई थी। छोटा सा जवाब, क्योंकि देखिए व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए निकल चुकी हैं और टीएमसी ये उम्मीद कर रही है कि सहानुभूति की लहर का फायदा होगा। खालिद अब्दुल्ला साहब, इसीलिए प्रियंका जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस पर हमला बोला जा रहा है। देखिए इनको मैं क्या बताऊं, ये तो मैं कहा कुछ बातें, इनका जवाब कुछ आया। संविधान की बातें मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं कहा कि संविधान में प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि आप हम कहें कि तृणमूल बीजेपी को कैंडिडेट का क्राइसिस हो गया, किल्लत हो गया, वो सांसदों को ला। दूसरी बात रही, उन्होंने कहा कि व्हील चेयर के बारे में, व्हील चेयर के बारे में ये बता दे, ममता बनर्जी से इन लोगों को इतना डर हो गया, वो लोग सोचे थे कि इसको नहीं खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन चुनाव आयोग ने जो कहा, आप तो इतना नाराज हो जाते थे बीच बीच में, जब TV9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई थी, चश्मदीदों का बयान दिखाया था, तो आप नाराज हो रहे थे। देखिए अब वही बात चुनाव आयोग ने मान ली ना कि यह हमला नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, हादसा था। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि जब एक जिसको चोट लगी है और वो मुख्यमंत्री है, वो कह रही है कि षड्यंत्र और ये इसको धक्का देके बंद किया गया, उनके दरवाजों को, उनसे पैर से चोट लगी, ठीक है, वो एक पहलू हो गया। दूसरी पहलू में आपसे आपके जवाब में ये कह रहा हूं तो उन्होंने ये व्हील चेयर का उन्होंने कहा कि एक सिंपैथी लेने की बात करी। मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई जब धक्का देके बंद करके इन लोग सोचे थे कि ये बैठ जाएंगे, लेकिन व्हील चेयर में भी वो चलकर प्रचार में उतर गए। ठीक है खालिद अब्दुल्ला साहब, इस वक्त अंजना बासु हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनपुर साउथ सीट से बीजेपी की सांसद हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अंजना जी, स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। खालिद अब्दुल्ला साहब और पूरी तृणमूल कांग्रेस इस वक्त इस बात को लेकर एक्साइटेड नजर आ रही है कि ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी और पूरी पार्टी ये मान रही है कि इससे उनको फायदा होगा। लगता है आपको ऐसा कि ये मुश्किल पैदा होगी? सहानुभूति लहर का जिक्र किया जा रहा है। नहीं, क्या है ना, ममता बनर्जी अभी भी वो भी मेरे मुख्यमंत्री है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। पर क्या है ना, हमेशा हम लोग देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल के लोग देख चुके हैं, जब CPM को हटा के तृणमूल को आना था, तब भी ऐसा हम एक शब्द यूज करेंगे जो शायद उचित नहीं होगा, पर क्योंकि हम आपके टेलीविजन के, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये अगर हम एक बोलेंगे कि ये उनका सजाया हुआ घटना है और ये वो करते रहती है, ये उनका आदत है और सबको पता है। क्या है ना, जब CPM को हटा के आना था तब भी ऐसा किए थे, अभी उनको पता चल रहा है कि अभी उनको जाने का टाइम हो गया, तो इसलिए अभी वो ऐसे कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अगर सहानुभूति मिल जाए, पर लोग हंस रहे हैं, इसके लिए मुझे खराब लग रहा है उनके ऊपर। एक महिला होने के नाते कि लोग हंस रहे हैं, अभी तो समझ जाओ दीदी, अभी तो आपको समझना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री है, तभी आप
जब आप सीपीएम को हटा के आना चाह रहे थे सत्ता में, तब आप विरोधी थे, पर अभी आप मुख्यमंत्री है, तो तब जो काम आप तब किए थे अभी वो आपको शोभा नहीं देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सोनपुर साउथ से आपको भी टिकट मिला है इस बार। अंजना जी, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? मानती हैं कि लड़ाई जो है वो इस बार टक्कर की है, कांटे की टक्कर होनी है? देखिए, मेरा कंस्टिट्यूएंसी जो है वो है सोनारपुर साउथ। सोनारपुर साउथ, हाँ। तो देखिए, लड़ाई क्या बोले, मतलब बोलने में भी खराब लग रहा है, पर लड़ाई तो होगा। तृणमूल और बीजेपी के जितना भी सदस्य है, जो लोग मैदान में उतर के, और जो भी साधारण लोग है, जनसाधारण है, जो लोग चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बस हो गया, अभी एक चेंज होना चाहिए, उन लोगों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। ये सोच के खराब लग रहा है। जो जंग जो होगा वो डेमोक्रेसी का जंग नहीं होगा, जंग जो होगा वो मारापीटी का जंग होगा, क्योंकि तृणमूल को पता है कि अभी वो लोग जा रहा है और वो लोग इतना फेरोशियस होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो वो ना साधारण लोग जो है वो लोग बहुत हेम्पर्ड होंगे। उन लोगों का रेगुलर का जो लाइफ है वो बहुत खराब होगा, वो बहुत अनसेफ होगा। ये सोच के खराब लग रहा है। पर डेमोक्रेसी का जो जंग में हम लोग उतरे हुए हैं, वो स्मूथ है मेरे ख्याल से। अंजना जी, लेकिन ये टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से क्योंकि बाबुल सुप्रियो को प्रत्याशी बनाया गया है, वो ऑलरेडी सांसद हैं, लेकिन उन्हें विधायक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे किस तरह की, क्योंकि एक नहीं 4 सांसदों को इस बार विधानसभा चुनावों के मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी आप देखती हैं? ये जरूरत क्यों पड़ी? हम समीर जी से बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। जी समीर जी, देखिए, क्या है ना, पिछले 10 साल पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी को मौका दिया था कि हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। उसमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी इसी राज्य की निवासी हूँ। तो हम भी चाह रहे थे कि 34 साल में सीपीएम जो डैमेज कर दिया था, तो हो सकता है कि वो सुधर जाए, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री होंगे, ये सोच के। पर 10 साल दो बार चांस दिए कि कुछ तो कीजिए, पर जिस हालत में लाके वो खड़ा किए हैं वेस्ट बंगाल को, बार बार अमित जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, बार बार बोलते हैं कि यहाँ का स्थिति ऐसा हो गया है। शर्म लगता है, खराब लगता है कि उन लोगों को आके बोलना पड़ रहा है मेरे राज्य के बारे में। पर ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उन लोग तक पहुंचा है ये बात कि हाँ, ये पश्चिम बंगाल में जितना भी लोग है, जो लोग टीएमसी नहीं करते हैं, जो लोग बीजेपी खाली नहीं करते हैं, जो लोग साधारण हैं, जो नागरिक है, उन लोगों का लाइफ अनसेफ है। यहाँ पे ना तो शिक्षा का कोई इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, और कोविड के टाइम तो खाली पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा इंडिया, जितना भी, जहां भी कोने कोने में जितना भी लोग। अंजना जी, आपको क्या इस बात का कभी-कभी अफसोस भी होता है कि देखिए चुनाव आए पश्चिम बंगाल में और टॉलीवुड जो है वो 2 हिस्सों में ऐसा लगता है बट गया, आधे इधर आधे उधर, आधे टीएमसी की तरफ आधे बीजेपी की तरफ? सर, ये इलेक्शन के लिए नहीं, ये जब से टीएमसी आया है तब से हुआ है। 2014 में हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो जब हम बीजेपी ज्वाइन किए थे तब एक नदी के जैसे लहर जाते हैं ना, वैसे लहर की तरफ सब लोग टीएमसी में जा रहे थे। और हम जब तब बीजेपी ज्वाइन किए थे, क्योंकि मुझे बहुत खराब लग रहा था और लग रहा था कि ये अलर्ट है, ये अलार्म है कि ये जो कल्चर शुरू हुआ है, ये हम लोगों के लिए सही नहीं होगा, हमारे इंडस्ट्री के लिए भी सही नहीं होगा। 2014 में हम ज्वाइन किए थे, सब लोग हंसे थे, हमारे दोस्त लोग जो है कि पागल है, अभी तो मार खाना है। सब लोग जहाँ टीएमसी ज्वाइन कर रहे तो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। पर 2014 से चलिए ठीक है, आपकी रणनीति जो है वो सही साबित होती है या गलत साबित होती है, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है कि बंगाल में अमित शाह का जोरदार प्रचार अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज बंगाल में 2 रैलियां करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारग्राम और रानी बांध में अमित शाह की रैलियां होने जा रही हैं। बंगाल के बाद गृह मंत्री अमित शाह आसाम जाएंगे और वहां पर भी
उनकी कई चुनावी सभाएं हैं। झारग्राम और रानी बांध में आज अमित शाह की रैली होने जा रही। और खड़गपुर रोड शो में अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा, यह भी जान लीजिए। ममता की चोट का सच बंगाल की जनता जानती है, ये कह रहे हैं गृह मंत्री। ममता का चंडी पाठ हमारे परिवर्तन के नारे का असर है, ये कहा अमित शाह ने। ममता का परिवर्तन देर से हुआ, काम नहीं आएगा, ये तमाम बातें कही गई हैं अमित शाह की तरफ से TV9 भारतवर्ष के साथ खास इंटरव्यू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं, इस समय एक बड़े रोड शो में हैं। अमित जी, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर आए हुए हैं, टीएमसी कह रही है कि ये आपके देखने आए हैं, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो आरोप लगाते हैं हमेशा। एक बार काउंटिंग हो जाने दो, उनको मालूम पड़ जाएगा कि सारे वोटर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। और वो जो तस्वीर दिखा रही हैं, जो उनको पैर में बैंडेज बंधा हुआ है, चोट, वो सिंपैथी फैक्टर, टीएमसी उसको सिंपैथी फैक्टर भुना रही है, उसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, पब्लिक, बंगाल की जनता सब जानती है। मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। और आपको ये लगता है कि ये ड्रामा है क्या पूरा, ये जो सामने हुआ है इस पे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव आयोग और जांच एजेंसी अपना काम करे। नंदीग्राम में जिस तरह से चंडी पाठ किया जा रहा है, चंडी पाठ, मंदिर दर्शन, ये सब जो हो रहा है ममता बनर्जी की ओर से, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे परिवर्तन के नारे की असर हुई है, मगर बहुत लेट असर हुई है, इससे फायदा नहीं होगा। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अमित शाह से बातचीत कर रहे थे। अभिषेक, साफ तौर पर इस बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, लगता है अभिषेक तक आवाज नहीं जा रही है। रविशंकर दत्ता, इस पर एक टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से चुनाव के दौरान नेता जो हैं वो मंदिर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं हर तरफ के। ममता बनर्जी जिस तरह से मंदिरों में जा रही हैं, उस पर बीजेपी हमलावर है। और अब अमित शाह का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की हैं उसका ये हमें नजर आ रहा है, उसकी वजह से ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं। समीर, यहाँ पे भी दो हिस्से हैं, पहलू दो हैं। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी को सबसे पहले ये मंत्र उच्चारण करने में वहाँ देखा जाता है जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने जाते हैं, और ये आज में नहीं है। लेकिन ये भी बात है, नंदीग्राम में चुनावी प्रचार में अगर वो ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये है बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। बीजेपी जिस तरीके से पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, उसका असर ममता बनर्जी के ऊपर पड़ रहा है, उनका प्रेशर ममता बनर्जी के ऊपर पड़ रहा है। और नहीं, नई बात तो बिल्कुल है, क्योंकि चुनाव में मैदान में अगर ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नई बात है। लेकिन जब वो पूजा का उद्घाटन करने जाते हैं, हर मंडप पे उनका यही रवैया रहता है। लेकिन अगर चुनावी मैदान में नंदीग्राम जैसा जगह में वो अगर यही बोलते हैं, जो कि वहाँ पे 60,000 70,000 मुस्लिम वोट है, लेकिन आपको हिंदू वोट भी हाथ में रखना है तो ये वाला करना पड़ेगा। यही असर है बीजेपी का पॉलिटिक्स का, जो कि ममता बनर्जी के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि अमित शाह से के साथ जो आपकी बातचीत हुई, उसका लबोलुआब क्या निकालते हैं? देखिए, उसका जो पूरा निष्कर्ष है वो यही है कि अमित शाह बार बार इसी पे जोर दे रहे थे कि ममता दीदी हमारी पिच पे आकर खेल रही हैं। जो हमारी पिच है उनको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने देर कर दी है, और देर करने का आशय था कि तुष्टीकरण वो करती आई हैं। और ये बीजेपी की लाइन है। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि ममता बनर्जी ने 10 साल जमकर के तुष्टीकरण किया है। अब उनको लग रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है। जब उनको नुकसान होता दिख रहा है तो वो अचानक अपनी लाइन चेंज कर रही है, लेकिन अब देर हो चुकी है। तो ये अमित शाह जो बात कह रहे हैं, यही बंगाल में बीजेपी की लाइन है, और इसी लाइन को लेकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बंगाल में जगह जगह पर जा रहे हैं। समीर, खालिद अब्दुल्ला साहब, अब इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि देखिए, ये तो तमाम चुनावी पंडित भी मान रहे हैं, जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि ममता बनर्जी इस तरह का चंडी पाठ और मंत्रोच्चारण ये करती तो थी, लेकिन चुनावों के दौरान इस बार जो उनका रूप दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी के दबाव की वजह से है। मुझसे पूछ रहे क्या? जी, आपसे ही। देखिए, अभी एक मैडम आई थी जो प्रत्याशी है, वो कह रही थी कि अमित शाह के बाहर के लोग आके यहाँ कह रहे हैं मुझे अफसोस होता है।
तो उनसे पूछिए, जो वो तो राजनीति के लोग हैं, अमित शाह तो राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बाहर के नहीं है। और बाहर के लोग ये रहे जो वहां टिकट किसान आंदोलन के, वो ना पॉलिटिकल है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग आके बंगाल में ये कह रहे हैं कि ये बड़ा बेशर्म है, ये पार्टी ऐसी है, न किसी को, जो अन्नदाता है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अन्नदाताओं को 100 दिन से भी ज्यादा हो गया सड़कों पे बैठे हुए, ठंड शीतलहरी में बैठे गए, लेकिन 300 से ज्यादा लगभग लोग वहां पे शहीद हो चुके हैं। उनके बारे में ये नहीं बोल रहे। इस जैसे सरकार को बंगाल से दूर भगाने के लिए उनकी पूरी टीम, वो मैं समझता हूं कि एक किसान कमेटी के जो पूरी हिंदुस्तान में 42-43 लोग उसके सदस्य हैं, उस पूरी तो खालिद अब्दुल्ला साहब, आप किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत क्या टीएमसी का सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं वहां बंगाल में? वो ये नहीं कहे कि टीएमसी को वोट दीजिए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दीजिए, बाकी आपको जिसको भी देना है उसको दीजिए, क्योंकि ये अन्नदाताओं का मदद कर रहे हैं। अन्नदाताओं खालिद अब्दुल्ला साहब, राकेश टिकैत का आपने जिक्र किया ना, प्रियंका टिब्रेवाल एक वीडियो दिखा रही हैं जिसमें शायद आपकी पार्टी की सांसद राकेश टिकैत से मिल रही हैं और उन्हें ये भरोसा दिला रही हैं, जहां तक मुझे इस वीडियो के बारे में इल्म है, भरोसा ये दिलाया जा रहा है कि भीड़ हमारी होगी, मंच पर कोई नेता हमारा नहीं होगा टीएमसी का, लेकिन भीड़ हमारी तरफ से आएगी। प्रियंका जी, यही है क्या? जी बिल्कुल, बंगाली ये गई है बस बोल दिया खालिद साहब आपने, जरा हमें मुंह खोलने दीजिए। तो ऐसा है, देखिए टिकैत की दिक्कत देखिए, उल्टे पांव एक दिन में भाग गए क्योंकि असली चेहरा सामने आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि इनको कोई भी लेना देना नहीं है किसानों से, ये राजनीति करने आ रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये फंड कहां से आता है, ये पैसा कहां से आता है, कि वो हवाई जहाज से उड़ के आते हैं, यहाँ ये लोग लेने चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि देखिए हम आपको लेने आए हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नहीं मिल रहे, बाकी हर वो सांसद, हर वो लोग उनसे जाके मिल रहे हैं, क्योंकि वो अन्नदाता हैं। अभी अन्नदाताओं किसानों के बारे में अब्दुल्ला साहब, राकेश टिकैत जो है उनको ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि टीएमसी के नेता मंच पर तो नहीं आएंगे, लेकिन भीड़ हम इकट्ठी करके देंगे आपको। क्या ये बात सही है? भीड़ जनता इकट्ठा करेगी, भीड़ कोई सदस्य आकर इकट्ठा नहीं कर सकता। जनता दिल्ली से, इसका मतलब डोला सेन झूठ बोल रही थी वीडियो में, डोला सेन झूठ बोल रही है। क्या जरूरत है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? ये तो हाथ कंगन फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दिखाई दे रहा है। डोला सेन बोल रही है कि हम जनता की भीड़ इकट्ठा कर देंगे, हम मंच में तो नहीं आ पाएंगे। चोर तेरे भाई, चोर पहले अपनी बातों को रखे, अपनी बातों को रखे। अन्नदाताओं को किस तरह से ये लोग व्यवहार करें, किसान पूरे देश में, आज किसान के जरिए हमारा देश संवरा हुआ, और उस अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान के विरुद्ध खड़े हैं। ठीक है खालिद अब्दुल्ला साहब। प्रियंका जी, एक हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर और अपने दर्शकों को दे दें। खालिद अब्दुल्ला साहब, थोड़ी देर इंतजार। आज पुरुलिया में सीएम ममता बनर्जी की रैली होने जा रही है। व्हील चेयर पर ममता का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। कल बांकुरा में ममता बनर्जी की रैली है। 17 मार्च को झारग्राम में रैली करने जा रही हैं ममता दीदी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल कोलकाता में जिस तरह से व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी प्रचार के लिए निकली थी, और पूरी टीएमसी के हौसले इस बात को लेकर बुलंद काफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी को लगता है कि सहानुभूति लहर का फायदा होगा। व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी के प्रचार का फायदा होगा, ये टीएमसी मानकर चल रही है। অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আমার জীবনে অনেক। और गौतम लाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाडी साहब, किस तरह से आप देखते हैं, इससे पहले बंगाल की सियासत में न जाने कितने ऐसे वाकये पेश आए जब ममता बनर्जी को चोट लगी और सियासी तौर पर उसका फायदा भी ममता बनर्जी को हुआ, लेकिन इस बार मामला अलग लगता है क्या आपको? क्योंकि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि ये हमला नहीं था, ये हादसा था।
नहीं देखिए, बात तो ये सही है, चुनाव आयोग ने जो कहा है वो तो फाइनल वर्ड है, उसमें तो कोई भले ही तृणमूल कांग्रेस उसको आपत्ति करे, लेकिन बात यह है कि ममता बनर्जी इस तरह से चोट को व्यवहार करते हैं, आपको तो बताया गया पहले भी कि इस बार, क्योंकि पहले वो अपोजिशन लीडर के नाते वो यूज करते थे, अभी मुख्यमंत्री होने के कारण ये जो कर रहे हैं, लोगों में क्या असर होगा, थोड़ा बहुत हो ही सकता है, इसका कार्यकर्ता में हो सकता है, जनता में, आम वोटर में कितना होगा ये अभी देखना है। एक दो मीटिंग के बाद ही पता चल सकता है कि मीटिंग में कैसे लोग आए, कैसे उसको सहानुभूति दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो सिंपैथी जगाने के लिए है। और बात है कि पहली बहुत दफे ऐसे हुआ है जो ममता बनर्जी अपना चोट को उसको राजनीतिक रूप से उसको प्रचार किया है, उससे फायदा भी मिले है। पश्चिम बंगाल में हर दिन चुनाव का नया नया रंग आ रहा है। अभी विधायक भी आ गया था, वो तृणमूल का स्लोगन नाराजगी मंच से दिया है खिलाफ, ये भी मैंने उससे तो मुझे एक तरह से लग रहा है कि तृणमूल के लिए ही प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक ही वामपंथी कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कहा है जो जेएनयू का अध्यक्ष रहे हैं ऋषि घोष, बाकी किसी को नाम नहीं लिया। बाकी उसका गोला सेन उसके साथ एयरपोर्ट में रिसीव किया, सारे फोटो तो सबने देखा है। बात तृणमूल का सपोर्ट उसके पीछे है, ये तो क्लियर है। हाँ, खालिद अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी अभिषेक बनर्जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी वालों ने अटैक करा दिया, ऐसा क्यों? देखिए 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनका एक शब्द मुझे याद पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन में अमित और मोदी और अमित, ये शब्द था, मोदी और अमित की सरकार, अमित की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे मैंने सवाल क्या पूछा, आप कहां यशवंत सिन्हा पर ले गए? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल पे जा रहा। मैंने कहा जब चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ गई तब आपकी पार्टी के सांसद क्यों इसे बीजेपी पर अटैक बता रहे हैं? चुनाव आयोग ने तो कह दिया ना कि अटैक नहीं था, हादसा हुआ था जिसकी वजह से चोट लगी। समीर जी आप सुनना नहीं, उसी पे नहीं, इतनी कहानी नहीं सुन सकते ना, वक्त नहीं होता। खालिद अब्दुल्ला साहब, अच्छा तो कहानी मत सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन और आरबीआई सीबीआई ये अब निष्पक्ष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट जवाब चाहिए था, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी, गौतम लाहिड़ी साहब आपका भी, और रविशंकर दत्ता और अभिषेक उपाध्याय का भी शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।